अच्छा जी, बादल जब्बार, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंग्लिश के लिए किताबें दो हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश एंड नंबर टू, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन बाय हाफिज करीम दाद चुगताई। दो किताबें। अनम का ये मैसेज आया हुआ था, सर आई कांट हियर यू, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अभी मेरी आवाज आ रही है जी आप सबको? ज्योग्राफी की किताबों में से, देखिए ज्योग्राफी मैंने ऑप्ट की थी लेकिन बाद में मैंने ड्रॉप कर दी। ज्योग्राफी की आई कांट रियली रिकॉल के किस राइटर की किताबें मैंने खुद भी कंसल्ट की हैं, तो ये मैं कन्वे कर दूंगा। एक हमारे ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, ही हैज बीन टीचिंग ज्योग्राफी इन लाहौर फॉर क्वाइट सम टाइम, मेरे यूनिवर्सिटी में उस्ताद भी थे, तो उनसे हम जरा कंफर्म करके आपको किताबों का बता देंगे ज्योग्राफी का। अगेन सेम गोज फॉर एनवायरमेंटल साइंस। क्रिमिनोलॉजी के लिए आप क्रिमिनोलॉजी की किताब ले लें एडवांस्ड पब्लिशर्स के, ठीक है नहीं। बुक्स फॉर इस्लामियात, इस्लामियात के लिए भी आप इस्लामिक स्टडीज बाय हाफिज करीम दाद चुगताई, अच्छी किताब है। शाहरुख अब्बासी का क्वेश्चन है, सर काइंडली ये कंफर्म कर दें स्पेशल सीएसएस एग्जाम जो होने वाला है वो नवंबर में, तो वो नवंबर में वो अटेम्प्ट में काउंट होंगे? सॉरी शाहरुख, मैं आपके क्वेश्चन को नहीं समझ सका। क्या आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो आपकी अटेम्प्ट्स में काउंट होगा या नहीं? आपकी अटेम्प्ट में तो वो काउंट होगा, अगर आप एग्जाम्स में बैठते हैं तो अटेम्प्ट में तो वो काउंट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्री में एक वो ले जाएं, मेरा जहाँ तक ख्याल है, बट लेट मी कंफर्म इट अगेन, क्योंकि इसमें कुछ सीटें जो आपको जनरली मिलती हैं वो नहीं है, वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड सीट्स ही हैं इसमें, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये जो है वो फुल फ्लेज कंपेरेटिव एग्जामिनेशन के तौर पे कंसिडर ना होता हो। अच्छा जी, क्वेश्चन है सालेहा खान की तरफ से, सर आई एम अ बीए स्टूडेंट एंड आई एम वेरी कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग इंग्लिश एसे, टेल मी हाउ डू आई स्टार्ट प्रिपरेशन। सालेहा, लकी फॉर यू कि हम लोग सभी आप लोगों की हेल्प के लिए ही हैं यहाँ पे, and we are available no matter how busy schedules that we have to go through all day. आपको, आप सबकी आसानी के लिए कल सेशन रखा हुआ था जिसमें मैंने ऐसे की काफ़ी निटी-ग्रिटीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताया था। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि मैं ऐसे इस तरह से करवाता हूँ कि हम उसे पार्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे की आउटलाइन को प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे की कंप्लीट आउटलाइन डिस्कस करने से पहले हम हर टॉपिक में स्टूडेंट की कोशिश हम ये करते हैं कि स्टूडेंट की एबिलिटी बने कि वो हर टॉपिक पे अपना एक थीसिस स्टेटमेंट बनाना सीख जाए। ठीक है जी, थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली आपका एक स्टांस होता है टॉपिक पे। अगर आपको थीसिस बनाना आ गया है तो फिर आप आउटलाइन भी अच्छे से बना सकती हैं, अगर आउटलाइन आपकी बेहतरीन बन गई तो आपके लिए ऐसे लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये बेसिकली ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मटेरियल पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज क्लियर है, आप क्लैरिटी के साथ अपनी बात को आगे कन्वे कर सकती हैं, तो फिर आप उसमें स्कोर भी हाई करेंगे, ना सिर्फ 40 नंबर लेंगी बल्कि आपका स्कोर भी हाई होगा। लिहाजा उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए आपको मोर देन वन सेशंस अटेंड करना होंगे, ताकि
हम एक टीम वर्क के थ्रू बार बार काम भी चेक करें, आपको बार बार काम दें, डिफरेंट एसेस डिस्कस करें, जिससे हमें पता चले कि ये बेसिकली ऐसे आपसे जिस थॉट प्रोसेस की डिमांड करता है कि आपने जिस तरह से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, जिस तरह से सब्जेक्ट्स को तैयार करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट से मुराद मेरी टॉपिक्स हैं कि जिस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको ये लिखना है, खुद को तैयार करना है ऐसे के लिए, तो उसके लिए आपको सोचना किस ढंग से है, किस तरीके से आपने अपने उस ऐसे के लिए अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है। इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन। तो नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट। लोगों के बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स आए ऐसे में सिर्फ पास करने के लिए ऐसे नहीं करना आपने, बल्कि ये 100 नंबर का पर्चा है जिसमें आपका स्कोर आपके एग्रीगेट स्कोर में बहुत हैवी वेटेज रखता है। ठीक है जी। आमना बिजनेस एंड जेंडर स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको कोई ऐसे नहीं बता सकूंगा। जेंडर स्टडीज के बारे में मैं आपको कल भी बताया था कि उसकी एक किताब है एएच पब्लिशर्स की छापी हुई, वो आपको आसानी से दस्तयाब है बाजार से, वो आप किताब ले लें, जेंडर स्टडीज बाय एएच पब्लिशर्स। ये किताब से आप आसानी से डिफरेंट टॉपिक्स पर जो जेंडर स्टडीज के हैं उस पर इंटरनेट पर जो आर्टिकल्स वक्तन फवक्तन अपलोड हुए हुए हैं वो प्रिंट फॉर्म में उस किताब में आपको मिल जाएंगे। वो किताब एक तरतीब के साथ नहीं है, लेकिन वो इस तरह की एक कंपाइलेशन है जिसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर मटेरियल मिल जाएगा एक ही जगह पे। तो लिहाजा वो एक कारामद सोर्स है, आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी उसमें से चीज़ें ढूंढने के लिए कि जेंडर स्टडीज की डेफिनेशन आपको पता चलेगा कि बिल्कुल किताब के स्टार्ट में नहीं है बल्कि बीच में जेंडर को डिफाइन करने के लिए जो सेक्शन वहाँ पे बना हुआ है वो बिल्कुल कहीं मिडिल में या मिडिल से भी थोड़ा आगे, तो इस तरह की उसमें चीज़ें हैं। लेकिन ये कि उसमें काफ़ी मटेरियल है कारामत, अगर आप इंडिविजुअली हर चीज़ पर पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको उसमें चीज़ें मिल जाएंगी। शहजाद सरदार साहब का ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश ग्रामर रेनन मार्टिन बेस्ट बुक है। देखिए शहजाद, रेनन मार्टिन की किताब कोई एज सच स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाई जाती रही हमारे यहाँ, कम से कम मैंने नहीं देखी। यूनिवर्सिटीज में भी स्टूडेंट्स को कोई एज सच नहीं पढ़ाई जाती रही। ये अलबत्ता किताब का नाम मैंने बहुत सुना है। ठीक है, तो मैंने फिर एक दफ़ा किताब देखी कि मैं ये चेक करूं कि क्या इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि हम स्टूडेंट्स को इससे आसानी से ग्रामर सिखा सकें। उसमें ऐसा है कि चीज़ें तो हैं लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से लिखी हुई हैं, थोड़ी सी मुश्किल है। तो आप ये कह सकते हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे। तो आपको जो मैंने किताबें बताई हैं उसमें आपको सिर्फ ये फायदा नहीं है कि चीज़ें आसानी से लिखी हुई आपको मिल जाएंगी, इसके साथ साथ आपको ये भी आसानी है कि ये किताबें बाइलिंगुअल हैं, दो जबानों में, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। सालिया खान का क्वेश्चन है राइट बुक नेम्स विद रेफरेंस इन चैट बॉक्स। सालिया, मैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको मजीद दोबारा एक दफ़ा चंद किताबों के रेफरेंसेस बता दूंगा। चंद एक के तो मैंने आपको लिख भी दिए थे यहाँ पे नीचे। आईआर की जो बुक्स हैं वो आपको अब एकेडमी की तरफ से रेकमेंड कर दी जाएंगी, बिकॉज मैंने आईआर तो नहीं रखा था, आई हैड ऑप्टेड पॉलिटिकल साइंस। लेकिन इसमें एक जोशुआ गोल्डस्टीन की एक किताब है फॉर बेसिक्स। ठीक है जी, ये हमने अपने डिग्री में एक सब्जेक्ट के लिए एज एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस ये पढ़ी थी। जोशुआ गोल्डस्टीन उसके राइटर का नाम है। मेरा ख्याल है किताब का नाम इंट्रोडक्शन टू आईआर है या खाली इंटरनेशनल रिलेशंस है, समथिंग लाइक दैट। बड़ी मशहूर किताब है और बहुत अच्छी लिखी हुई है। वो मेरा ख्याल है कि आप इसके बाद भी अगर आपको कोई आईआर के असातिज़ा पढ़ने को कुछ दें तो तब भी एज एन इंट्रोडक्शन आपको ये किताब पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें तभी सारे के सारे जो नेसेसरी एसेंशियल
कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो सारे के सारे इस किताब में हैं। ठीक है जी। IR बाय जोशुआ गोल्डस्टीन, मैं ये लिख के चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। सर सॉरी टू इंटरप्ट, अजान आ रही है शायद, तो हाँ जी, तो 2 मिनट का हम रखते हैं थोड़ा ब्रेक, साइलेंस। हाँ जी, चलें और अजान के लिए ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद हम फिर स्टार्ट उसके बाद करते हैं इंशाल्लाह। इसके अराउंड 5:15, तो बस स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, परफेक्ट है जी। ले जी, अजान की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर हम बाकायदा आगाज करते हैं। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। एसआई जी के इंग्लिश कॉम्पोजिशन और इंग्लिश ऐसे में चंद एक बुनियादी डिफरेंसेस हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ऑल्दो दोनों अंग्रेजी के पर्चे हैं, लेकिन उनमें बहुत डिफरेंस है एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। पहला डिफरेंस ये है कि इंग्लिश कॉम्पोजिशन में आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट होता है। ठीक है जी। आपकी लैंग्वेज के टेस्ट के साथ साथ जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो आपकी वोकैबुलरी का है। आपका नॉलेज बैंक कितना है ये नहीं उसमें टेस्ट होता, आपका वोकैबुलरी बैंक कितना है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके साथ साथ इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो है प्रेसी। दो ही इंपॉर्टेंट चीजें इंग्लिश कॉम्पोजिशन के पेपर को बनाती हैं। एक आपकी वोकैबुलरी, दूसरा हाउ वेल कैन यू मेक अ प्रेसी ऑफ एनी पैसेज। प्रेसी क्या है बेसिकली, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि प्रेसी का लफ्ज आपके इस पेपर में भी मेंशन होता है, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। प्रेसी का मतलब है किसी भी चीज का मुख्तसर वर्जन, किसी भी चीज को उसका खमीर निकाल के बयान कर देना। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ पैसेज, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ मैसेज,
ये प्रिसाइज से लफ्ज निकला है, जैसे आप कहते हैं कि प्रिसाइज करके लिखें, यानी मुख्तसर करके लिखें। मुख्तसर से मुराद ये नहीं होता कि आप उसका क्रक्स निकाल लें, खत्म कर दें, लुब्बे लुबाब खत्म कर दें, नहीं, बल्कि इसके बरक्स प्रेसी आपसे ये डिमांड करती है कि गैर जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल के जो बुनियादी मैसेज है एक टेक्स्ट का, वो इंक्लूड करें। ठीक है जी, इसे प्रेसी कहते हैं। एक सेकंड प्लीज होल्ड करिएगा। हाँ जी, सॉरी। तो ये बेसिकली आपसे डिमांड की जाती है। द अदर पोर्शन इज कॉम्पोजिशन, जिसमें ग्रामर के डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन दे फॉर्म ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ योर पेपर। उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, उसमें इडियम्स हैं, उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उसमें पंक्चुएशन है, उसमें एनालॉजीज हैं। ठीक है जी, ये वो सारी चीज़ें, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं छोटे-छोटे, जिनमें आपकी वोकैब्युलरी ही टेस्ट होती है। सिनोनिम्स हैं, तो उसके सिनोनिम हर लफ्ज़ का सिनोनिम आप तभी लिख सकते हैं अगर आपको इन इन इट्स ट्रू सेंस किसी लफ्ज़ का मीनिंग आता है। अगर एंटोनिम लिखना है, तो आपको तब भी अल्फाज के मानी का पता होना लाज़िम है। फिर उसके बाद देखिए, ये 2 चीज़ों के साथ अगर आपने इडियम्स लिखने, तो आपको इडियम्स का उन फ्रेजेस का जो मीनिंग है, मफहूम है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगेन ये भी रट्टे वाली चीज़ है। पेयर ऑफ वर्ड्स अगर आपने लिखने हैं, तो 2 अल्फाज जो एक दूसरे के साथ राइम कर सकते हो, यानी हम आवाज़ हों, मुतरादिफ ना हो, लेकिन हम आवाज़ हों, लेकिन मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ रखते हैं। तो वो भी पेयर ऑफ वर्ड्स आप तभी कर सकते हैं अगर आपका वोकैब्युलरी बैंक बड़ा है, आपको ज़्यादा अल्फाज के मीनिंग्स का पता है, आप तभी लिख सकते हैं, वरना लोग अक्सर चूक कर जाते हैं। ठीक है जी? तो आप मतलब ये है कि ये वो पेपर है जिसमें आपने ज़्यादातर चीज़ें रटनी है। ये एक रट्टे का पेपर है, ठीक है? लेकिन नॉट एंटायरली। 2 इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 20-20 नंबर के, फॉर्मिंग 40 मार्क्स ऑफ योर पेपर, जो आपके दिमाग को टेस्ट करते हैं। ठीक है जी? यहाँ से आप सिर्फ तभी गुज़र सकते हैं अगर आपने अच्छी तस्वीरें की हुई हैं। देखिए, 2 पेपर हैं जो कि स्टिल 40 मार्क्स का पेपर बनाने के बावजूद, यानी 60 के मुकाबले में 40 मार्क्स का पेपर फॉर्म करने के बावजूद आपके एग्जामिनर पे ज्यादा भारी इंप्रेशन डालते हैं ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन दरअसल अंग्रेजी कॉम्पोजिशन का पर्चा कहलाते हैं। एक प्रेसी का पेपर जो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा होता है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है जी, कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली मतलब है इसका समझना, कॉम्प्रीहेंड से है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू डिराइव द मीनिंग ऑफ समथिंग, कि आई कैन कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड योर स्टांस, कि मैं अच्छी तरह से तुम्हारी बात को, तुम्हारे मौकिफ को समझ सकता हूँ। इसे कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। ठीक है जी, कॉम्प्रीहेंशन में होता है इस तरह से कि आपको एक लंबा सारा पैसेज दिया जाता है। यही 2 भयानक और हेबतनाक सवालात आपके क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पे दिए जाते हैं आपको डराने के लिए। तो शैतान आपको डराएगा, लेकिन आपने डरना नहीं है। उन क्वेश्चंस को जब बंदा पढ़ता है तो थोड़ा-सा घबरा जाता है कि यार ये किस तरह की अंग्रेज़ी लिखी हुई है। पता नहीं मैं इसको सही समझाऊँ या गलत समझाऊँ, ठीक है? तो इससे 2 चीज़ें पता चलती हैं। पैसेज आम फ़हम नहीं दिए जाते। पैसेज उस ज़बान में नहीं दिए जाते जो कि आपसे एग्ज़ामिनर डिमांड करता है। जैसे मैंने आपसे कल यही मगज़ख़ोरी की कि आपने अपने पेपर में, अपने पर्चाजात में, एस्से के भी पर्चे में बिलख़ुसूस अपनी लैंग्वेज को मुश्किल या टफ़ नहीं होने देना। लेकिन इसके बरअक्स, ये जो कंपोज़िशन के 2 क्वेश्चन्स हैं, इनमें आने वाली जो अंग्रेज़ी है, वो इतनी मुश्किल होती है। वो ऐसी मुश्किल पैसेजेज़ उठाए जाते हैं कि आप आम आसान तरीके से नहीं समझ सकते। ठीक है जी? तो आपके लिए वो सिर्फ़ एक टेस्ट के तौर पे एक मुश्किल खड़ी करने के लिए इस तरह के पैसेजेस डाले जाते हैं। तो ये उसी तरह के ही पैसेजेस हैं जो आपने खुद नहीं लिखने, ठीक है? क्योंकि जब आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इस तरह की लैंग्वेज लिखने वाले लोग पता नहीं पागल हैं शायद, कि ये तो समझ में भी नहीं आते। ठीक है जी? तो टेक इट एज़ द पार्ट ऑफ योर टेस्ट। अब वो हम उसे किस तरह से डिसाइफर कर सकते हैं? हाउ कैन वी अवॉइड एरर्स, कि हम उससे पढ़ते हुए उसकी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना कर दें? उसके लिए आपको अपनी जो रीडिंग है अंग्रेजी ज़बान में वो बढ़ानी है।
अच्छी क्वालिटी की चीजें पढ़ें। उसमें से एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, एक किताब है छोटी सी बारीक से, बर्ट्रैंड रसल ने लिखी है। उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में। ही वाज अ लॉर्ड। उनकी 70s में डेथ हुई, ब्रिटेन से हैं, ठीक है जी। उनकी एक किताब है एसेस की, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। आपको वो किताब पढ़ के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसी किताब में जिस तरह के पैसेजेस, जिस तरह के एसेजेस लिखे हैं, ऐसे लिखे हुए हैं, बेसिकली उसी तरह के ही पैसेजेस कॉम्पोजिशन में भी दिए जाते हैं। तो लिटरेचर पढ़ें, आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ें, आप मतलब यह है कि क्वालिटी की अच्छी किताबें पढ़ें। उससे दो चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा। एक तो आपकी लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी, समझने में आपको आसानी होगी, मुश्किल टेक्स्ट भी। और दूसरा जो आपके लिए फ़ायदा होगा वो ये है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। तो ये दो इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करना है अपने पेपर में, ठीक है जी। लिहाजा एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पहले अपनी प्रेसी को तैयार करें, और प्रेसी के साथ साथ आप कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करें, और बाकी की जो चीज़ें मैं ज़रा बाकी की जो चीज़ें हैं याद करने वाली, वो आप मेमोराइज करते जाएं, ठीक है जी। आज का हम 2020 का एक पेपर डिस्कस करेंगे। वो पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूं कि आपने कॉम्पोजिशन के पेपर को तैयार किस तरह से करना है। प्लीज नोट डाउन। पहले आपने वोकेबलरी लिखनी है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आपने वोकेबलरी तैयार करनी है, और उसमें आपने ये करना है कि कोई 10 अल्फाज आपने नोट डाउन करने। एक अच्छी डिक्शनरी से, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले लें। उस डिक्शनरी में से आपने हर लफ्ज के जितने भी मीनिंग्स लिखे हुए हों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप डिक्शनरी जब खोलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हर लफ्ज के नीचे को 5 से 6 मीनिंग्स भी लिखे जाते हैं, जिसके मीनिंग्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं एक ही लफ्ज के। तो आप उन तमाम मीनिंग्स के साथ अपनी एक डायरी बनाएं। एक लफ्ज लिखा, उसके जितने भी मीनिंग्स डिक्शनरी में दर्ज हैं वो सारे लिखें, और हर मीनिंग के हिसाब से जो भी डिफरेंट जुमला बनता है वो एक जुमला बनाएं, खुद बनाने की कोशिश करें। इस तरह के 10 आपने अल्फाज डेली करने, और उन अल्फाज को आपने मेमोराइज करना है, ठीक है। बार बार मेमोराइज करना है। सुबह जब आप पढ़ने बैठे तो आप तब अल्फाज को पढ़ें, शाम में जब आप बैठे तो आप एक दफा रिवाइज भी करें। ये अल्फाज हो गए। 10 इडियम्स निकालें, ठीक है जी। और अभी मैं आपको सोर्सेज भी बताता हूँ कि ये सारी चीजें आप कहाँ से करें। 10 इडियम्स करें, और उन इडियम्स को के लिए भी अलहदा से आप एक रजिस्टर बनाएं। उस रजिस्टर में आप उसका मीनिंग लिखें, हर इडियम का, उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी लिखें। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना तो आपको हर इडियम का इंडिविजुअली थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी पता चलेगा कि ये बेसिकली व्हाई डज दिस पर्टिकुलर इडियम मीन दिस पर्टिकुलर मीनिंग, ठीक है, कि ये इस तरह से इवॉल्व क्यों हुआ है, ऐसा क्यों है। तो आप उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी लिख लेंगे तो फिर आपको भूलेगा नहीं कि एक कॉन्टेक्स्ट में आप उसको मेमोराइज कर लेंगे। तो ये 10 जो है इडियम्स आप मेमोराइज कर लें डेली की बेसिस पे, ठीक है जी। और तीसरा एक काम आप ये करें कि आप फ्रेजल वर्ब्स लिखें, ठीक है जी। यानी कि कम अक्रॉस, डाई ऑफ, पास अवे, पास आउट, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये क्या चीजें हैं, फ्रेजल वर्ब्स किस तरह से तैयार करने हैं, ये क्यों तैयार किए जाते हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज में इनका किरदार क्या है, ये सारी चीजें जानने के लिए मैं आपको सोर्सेस भी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको काम बता रहा हूँ कि ये फ्रेजल वर्ब्स भी आपने 10 याद कर लेने हैं, ठीक है जी, डेली के। वो भी इसी तरह से आपने अपनी डायरी में नोट डाउन करने हैं। ये तो हो गया आपका रट्टे वाला काम। जो आपका थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करने वाला काम होगा कंपोजिशन को तैयार करने का, वो है प्रेसी, और दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन। ये दो चीजें आप डेली किसी भी पास पेपर से निकालें, उसे हल करें और किसी को दिखाएं। हम इस तरह से किया करेंगे कि हम अपने सेशन में डेली एक पर्चा मुकम्मल डिस्कस किया करेंगे, जिसमें उस पर्चे में आने वाले तमाम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस होंगे। 100 नंबर का सारा पर्चा हम डेली उसको डिस्कस किया करेंगे। आपसे डेली एक पर्चा डिस्कस किया जाएगा, आपको डेली एक प्रेसी और कॉम्पोजिशन दे भी दिया करूंगा मैं, ताकि आप थोड़ी सी उसकी प्रेसी बनाएं, हमें फर्दर आइडिया हो इसका। अच्छा, अब सोर्सेज का मैं आपको बता देता हूँ। आप जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो हम आपको खुद के लिए खुद का भी एक बनाए हुई एक कंपाइलेशन देंगे नोट्स की, जिसमें से
आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी। ठीक है जी, वो वोकैबुलरी जो पास्ट पेपर्स अगर आप उठा के देख लें तो तब भी पता चलता है कि उसमें से काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। और मतलब ये है कि वो ऑलमोस्ट उसी तरह की ही वोकैबुलरी है जिस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पेपर बनाने वाले एग्जामिनर्स उठाते हैं। वो वोकैबुलरी के साथ-साथ आप अच्छा, अब वो वोकैबुलरी बेसिकली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए भी इस्तेमाल होगी, वो पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल होगी, वो एनालॉजीज़ के लिए भी इस्तेमाल होगी, ठीक है जी? जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें एनालॉजीज़ भी हैं, तो आप एनालॉजीज़ भी 10-10 साथ में कर लिया करेंगे, ठीक है जी? उन नोट्स के अलावा आप जो सोर्सेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें से एक ये है कि आप इंटरनेट पे कहीं पे भी लिखिए कि सीएसएस पास्ट पेपर्स, इंग्लिश कंपोजिशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनके पास्ट पेपर्स जो है वो आपको आसानी से मिल जाएँगे। आप उन पास्ट पेपर से जितनी भी वोकैबुलरी आई हुई है, वो सारी की सारी उठाएँ और उन्हें नोट डाउन करें। सीएसएस की भी, पीएमएस की भी और बाकी जितने भी सोर्सेज़ से आपको मतलब वन पेपर में भी एक इंग्लिश का सेक्शन होता है जिसमें वोकैबुलरी पूछी जाती है, आप वो भी उठा सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि ना सिर्फ़ अपने सूबे के पीसीएस, पीएमएस बल्कि थ्रू आउट द कंट्री जितने भी पीएमएस, पीसीएस के इंग्लिश कंपोजिशन के पर्चाजात हुए हैं, वहाँ से भी उठा सकते हैं ना, ताकि आपके पास अब एक अपना भी वोकैबुलरी का बैंक बन जाए। ठीक है जी, तीसरा सोर्स जो वोकैबुलरी उठाने का है, वो वही 2 किताबें जो मैंने आपको बताई हैं। एक एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश एंड सेकंड इज़ इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन बाय हाफिज करीमबाद चुगताई। तो ये 2 सोर्सेज़ से भी आप वोकैबुलरी उठा सकते हैं। वोकैबुलरी ही नहीं, बाकी भी सारी की सारी चीज़ें। ठीक है जी? तो ये होगी ये सारी बात। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा आज का अंग्रेज़ी कंपोज़िशन का पर्चा, जो कि पर्चा है 2020 का। उसकी कंपोज़िशन हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा। 1 सेकंड जी। जी, ये एडमिन से रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन शेयरिंग की ज़रा ऑप्शन अलाउ कर दीजिए। हाँ जी, अच्छा जी। मैं ये आपसे आप लोगों को ये विज़िबल है जी? पर्चा नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है जी। अच्छा, ये है सीएसएस 2020 का पर्चा और जिसमें आप आसानी से ये चीज़ देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, वो है प्रेसी का। ठीक है जी। आप लोगों से वैसे एक बड़ी दरख्वास्त है कि ये हमारा एक कौमी मसला है कि हमें थोड़ी-सी बात जब पता चलती है ना, तो हम जज़्बात की रोह में बह के एक इतना कोइंतहा का कदम उठा लेते हैं कि बाद में हमें उसका बड़ा पछतावा होता है। ये बात मैंने आपसे इस वजह से की है क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि आप क्वेश्चन को आधा पढ़ते हैं और बाकी जो है ना जी, आप अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं कि या मालिक तू बचाएगा, बस कूद जाता है। तो मतलब ये है कि आपने ये थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखना है कि बेसिकली आपसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है? आपने पूरा क्वेश्चन ज़रा गौर से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने खुद के साथ क्या करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली अब सारा पढ़ते हैं। राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। ठीक है? इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। 20 नंबर का सवाल है, 2 हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा ये है कि आपने उसकी प्रेसी बनानी है। इस पैसेज का 1/3 प्रेसी होती है किसी भी पैसेज का 1/3। ठीक है? आपने उस पैसेज का 1/3 बनाना है। लिहाज़ा ये ज़रूरी नहीं है कि 1/3 से मुराद ये है कि आप कैलकुलेटर लेके चले जाएँ कि पहले ये गिनें, फिर 1/3 बनाएँ कि इसका कितना है, फिर डिवाइड करें और फिर जो है ना जी आप अंग्रेज़ी के पर्चे में कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हों। 1/3 जो है ये बेसिकली अप्रॉक्सिमेटली आपसे ये डिमांड की जाती है कि आपने अप्रॉक्सिमेटली 1/3 ऑफ द पैसेज जो है उसकी प्रेसी बनानी है। शॉर्टेस्ट वर्जन जो जितना भी प्रिसाइज़ कर सकें उतना आप उसे शॉर्ट करें। तो साथ में जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है वो होता है एक सूटेबल टाइटल। ठीक है? अ टाइटल ये आपके क्वेश्चन का लाजमी हिस्सा है। विदाउट अ सूटेबल टाइटल योर प्रेसी
will be rendered as an incomplete question. ठीक है जी. इसको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर पे जो पैसेज आपको नजर आ रहे हैं उस पैसेज को गौर से पढ़ना है, और गौर से पढ़ते हुए आपने एक कच्ची पेंसिल ले लेनी है, लेड पेंसिल, और उस लेड पेंसिल से आपने उन सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है या उस पे दायरा लगा देना है जिसमें आपको एक इंडिविजुअल थॉट मिल रही है कि ये एक पैसेज की एक इंडिविजुअल थॉट इस सेंटेंस में लिखी गई है. उसके ऊपर आपने नंबर दे दिया थॉट नंबर 1. आप आगे पढ़ते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बेसिकली थॉट नंबर 1 की एक्सटेंशन है, तो आपने उसे भी अंडरलाइन किया और कहा कि ये भी थॉट नंबर 1 है. अगर कोई और बात हुई है तो आपने उसको अंडरलाइन करना है और उस पर नंबर 2 लिख देना है. ठीक है जी. तो जो थॉट नंबर 2 को कॉम्प्लीमेंट करने वाले सेंटेंसेस होंगे आपने उन सबको अंडरलाइन करके थॉट नंबर 2 लिख देना है. थॉट नंबर 1 को जो कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीजें होंगी आपने थॉट नंबर 1 लिख दिया. ठीक है जी. तो आपने ये इस तरह से करके आपको अल्टीमेटली एक सारा पैसेज पढ़ने के बाद आइडिया हो जाएगा कि इसमें 3 से 4 जो है बेसिक आइडियाज डिस्कस हुए हैं, और उन तमाम आइडियाज को अगर हम मिलाएं तो इस पैसेज का क्रक्स ये बनता है. ठीक है. ये नहीं करना कि शायर पहले शेर के मिसरे में ये कहता है कि खुद ही ना बेच अपनी खुद ही ना बेच. हम इस तरह की तशरीह भी करते हैं, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर. शायर कहता है कि अपनी खुद ही बेचो मत, गुर्बत में नाम पैदा करो. तो ये बेसिकली आप थोड़ा सा रिफ्रेश करके इस तरह की जो है ना आपने हरकत नहीं करनी कि उतने ही अल्फाज रहें और आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड जो है ना जी उसका दोबारा से तर्जुमा कर रहे हैं आसान अल्फाज में. नहीं, ये आपसे डिमांड नहीं किया गया. आपसे ये डिमांड किया गया कि आप पैसेज की प्रेसी बनाए. ठीक है. लिहाजा हो सकता है कि पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस एक ही थॉट हो, तो लिहाजा आपको आखिरी सेंटेंस को शुरू के सेंटेंस में लगाने के लिए भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. आपने उसके सीक्वेंस को लाजमन फॉलो नहीं करना है पैसेज के, आपने सिर्फ उसका क्रक्स बयान करना है. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सिर्फ उसका क्रक्स बयान करना है, आपने उसके सीक्वेंस को हर सूरत फॉलो नहीं करना. ठीक है जी. लिहाजा ये आप सारी चीज मैंने आपको बता दी. आसान अल्फाज में एक दफा मिसाल देने के लिए आपको दोबारा बता देता हूँ कि प्रेसी वही है जैसे आप दो दोस्तों को बड़ा इश्तियाक है, इंतजार है किसी एक खास मूवी के आने का कि यार एक मूवी आ रही है फोर्ड वर्सेस फरारी. ठीक है. और आप में से एक दोस्त जो है वो हिर्स में इतना आगे बढ़ जाए कि आपको बताए बिना उसे मौका मिला और उसने फिल्म देख ली, और दूसरे दोस्त को पता चला और वो देख नहीं सकेगा, उसे कहीं जाना है, और वो अपने दोस्त से कहते हैं कि बता उस मूवी में क्या है. तो आप उस मूवी के बारे में बिना ज़हन पर कोई इतना ज़ोर दिए एंड लज़्ज़त के साथ जब बता देते हैं कि देखिए यार वो उस मूवी में ये है, ये इस बारे में है और उसमें ये स्टोरी लाइन है, ये प्लॉट है उसका, और आप कोई 5 मिनट में 1 2 ढाई घंटे की मूवी का कचूमर सैलेड बना देते हैं. ठीक है जी. कि यानी कि आप उसे कंडेंस कर देते हैं. दैट्स द प्रेसी. ठीक है. यही वो प्रेसी होती है. आप इसी तरह से ही अपने पैसेज की भी प्रेसी करते हैं. इस मिसाल में एक इम्पॉर्टेंट चीज आप सबके लिए नोट करने के लिए ये है कि प्रेसी बनाने के लिए आपको बार बार उसे रगड़ रगड़ के पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपने आसान तरीके से एक पैसेज को पढ़ा जिससे आपको फौरन पता चल गया कि ये इस चीज के बारे में और ये चीजें हैं. ठीक है जी. और उसी की आपने प्रेसी लिख दी. ठीक हो गया. अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिए कि प्रेसी से मुराद ये नहीं होता कि आपने उसकी इंटरप्रिटेशन या तफसीर बयान करनी है कि मैंने इस पे ये समझा. आपने बात उसी की करनी है. अल्फाज आपके होंगे थोड़े से चेंज, थोड़ा सा मुख्तसर करके, लेकिन आपने कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं डालनी, खुद की तरफ से गुमान करके कुछ नहीं लिखना. ठीक है जी. आई होप कि आपके लिए बात थोड़ी सी मैंने समझा दी होगी. अब जरा चलते हैं हम आज के पैसेज की तरफ. ये पैसेज पढ़ते हैं तो हमें मजीद थोड़ा सा पता चलेगा कि ये पैसेज किस चीज के बारे में है. स्टार्ट करते हैं. मंटो was a victim of some kind of social ambivalence. Ambivalence कहते हैं social confusion, the state of not being sure. ठीक है जी. Ambivalence that converged on self-righteousness, hypocrisy, and mental obtuseness. Obtuseness लफ्ज obtuse से निकला है. obtuse का मतलब होता है खर दिमाग, इन सेंस के जो ढीठ हो, ढिठाई को कहते हैं obtuseness.
His detractors branded him as vulgar and obscene and implicated him into a long drawn, ये long drawn लिखा है यहाँ पे, बेसिकली long drawn होना चाहिए, ये मिस्टेक है। अब ये देखिए ना कि आपसे, since you are my you know fellows, तो आपसे एक मजेदार बात करता हूँ कि एक शख्स को किसी ने बताया कि इस वक्त 12 बजे हैं, तो और शाम तक जो भी उससे कोई पूछता तो वो कहता था कि 12 ही बजे हैं, क्योंकि मेरी एक ही जबान है। जब मैंने पूछा था तो 12 थे, तब 12 ही बजे रहेंगे। अगर आपकी लैंग्वेज पे कोई ऐसा कमांड नहीं है और आपको ये लगा कि लॉन्ग डॉन लिखा हुआ है, तो आप फिर कोई भी समझाया आप कहेंगे लॉन्ग डॉन ही था। ये इतनी कुछ सेंस आपको एज ए स्टूडेंट खुद में बना के रखनी है कि बेसिकली ये इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि लॉन्ग डॉन क्या हुआ, लॉन्ग ड्रॉन यानी लंबी खींची गई एक लीगल बैटल। सो implicated him into a long drawn legal battle questioning the moral validity of his writings without being deterred by their negative tactics. He remained firm in his commitment to exploring the stark realities of life, offensive to the conservative taste of some self-styled purist. ये मुझे एक पहले वाला पैसेज, ये पैराग्राफ कंप्लीट करने दें, तो मैं इस पैराग्राफ की आपको थोड़ी सी नेचर भी बताता हूँ। In the line of Freud एक साइकोलॉजिस्ट था। He sought to unravel the mysteries of sex, not in an abstract, non-earthly manner, but in a palpable, fleshy permutation, signifying his deep concern for the socially disabled and depressed classes of society, like petty wage earners, pimps, and prostitutes. इस पैराग्राफ में ना चंद एक ऐसी चीजें जो आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपने ये नहीं समझ लेना कि चूंकि एग्जामिनर ने खुद उससे इतनी इज्जत दी है कि उसे पेपर में शामिल कर लिया, लिहाजा हमें भी ऐसा ही लिखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पैराग्राफ में 3-4 चीजें हैं। एक ये कि उसमें बड़े मोटे लफ्ज हैं, ठीक है, वर्बोसिटी बहुत है। ये आसान अल्फाज में भी बातें हो सकती हैं, लेकिन उसने, राइटर ने जहां से भी ये चीज उठाई गई है, उसने बहुत मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ठीक है जी, तो आपने मोटे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। इसमें लंबे सेंटेंसेस हैं। ये देखिए ना कि इन द लाइन ऑफ फ्रॉइड, ये 3 लाइनों का एक ही सेंटेंस है। इतने लंबे जुमले कभी नहीं लिखते। ठीक है जी, आपने हमेशा याद रखना है कि आपने ऐसे में अपने कॉम्पोजिशन में, बाकी भी जितने पर्चाजात हैं, उसमें आपने सेंटेंसेस बड़े छोटे रखने हैं। जब आप सेंटेंसेस छोटे रखते हैं ना, तो आपके कंट्रोल में रहती है बात, थॉट। ठीक है, वरना आप इस तरह नहीं करते कि वहां से बाएं ले लिया, फिर दाएं ले लिया, अगले चौक से फिर वापस रिवर्स ले लिया, फिर थोड़ा लेफ्ट ले लिया। आप इस तरह की भूल भुलैयों में खोएंगे नहीं। लिहाजा इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी एसेंशियल टू फॉलो दिस प्रैक्टिस कि आप अपने सेंटेंसेस भी छोटे लिखें। तो अब इस पैराग्राफ को हम तीन सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मंटो was targeted by the social conservatism of his time that wanted to uh, restrict his bare that wanted to restrict his bare, बल्कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, ये आपके लिए आसान होगा। प्लीज वेट अ मिनट। Manto wanted to expose social evils of his time, but was branded as indecent by his by the society। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिखिए confronted by the
dogma by the dogmatic fabric of his surroundings. He wanted to show the world the real life of the underdogs. ठीक है जी. Manto wanted to expose social evils of his time but was branded as indecent by the society. Confronted by the dogmatic fabric of his surroundings, he wanted to show the world the real life of the underdogs of society. Underdog से मुराद होता है underprivileged. आप यहाँ underprivileged भी लिख सकते हैं. यहाँ underprivileged people आएगा. अगर आप the नहीं लगाएंगे, the underprivileged होगा तो ये proper noun बन जाएगा कि ये एक specific class की बात आ रही है. ठीक है जी. तो यहाँ तक आप अपनी बात को आपने कंप्लीट कर दिया. लंबी चौड़ी जो वो सारी इतने मोटे मोटे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो आपको इस्तेमाल नहीं करने पड़े. आपको ये दोबारा स्क्रीन नजर आ रही है जी, पैसेज वाली? चलें जी, हम दोबारा पैसेज पे आ गए. ठीक है जी. तो ये देखिए यहाँ पे अब वेज अर्नर्स, पिम्प्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, इसके बजाय आपने सिर्फ एक लफ्ज लगाया है दी अंडर प्रिविलेज्ड, दी अंडरडॉग्स. ठीक है जी. तो उससे आपकी बात सारी की सारी कंप्लीट होगी, लिहाजा आपको मजीद जो है वो परेशानी का सामना नहीं हुआ. नेक्स्ट पैसेज हम लिख रहे हैं. फॉर मंटो, मैन इज नाइदर एन एंजल नॉर अ डेविल बट अ मिक्स ऑफ बोथ. His middle and lower middle class characters think, feel and act like human beings without feigning virtuosity. Feigning का मतलब होता है कि जानबूझकर ये इस तरह से इम्प्रेशन देना या प्रिटेंड करना कि शायद आप में ये चीज़ है या आप ये चीज़ फील कर रहे हैं. Virtuosity, he was able to strike a rapport with his readers on some of the most vital socio-moral issues concerning them. As a realist, he was fully conscious of the yawning gap. Yawning gap यानी बहुत ज़्यादा difference होना between appearance and reality. In fact, nothing vexed him. Vex मतलब to worry somebody. Vex का मतलब होता है परेशान होना या करना. More than a demonstrable duality in human behavior at different levels of the social hierarchy. He had an unjaundiced view of man's faults and follies. As a literary artist, he treated vulgarity discreetly, without ever sounding vulgar in the process. देखिए वो कितनी मजेदार उन्होंने बात की है कि बेसिकली एज एन आर्टिस्ट उनकी ये क्वालिटी ये थी कि वल्गैरिटी को उन्होंने बड़ा ना डिस्क्रीटली, थोड़ा सा सीक्रेटिवली डिस्कस किया है. वल्गैरिटी अबाउट व्हाट? वल्गैरिटी ऑफ द सोसाइटी, कि हमारे मॉरल्स कैसे वल्गर हैं, कैसे हम हमारे डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, कि हम जो है ना जी रमजान में रोजे भी रखते हैं लेकिन हमें गाली देने में बड़ा कथार्सिस है. ये हमारे माशरे के मसाइल हैं कि हमें कुछ अच्छा लिख के हमारा दिल हल्का नहीं होता, हम जब तक गाली ना दें हमें सुकून नहीं आता. हमारा कथार्सिस इस तरह की चीज़ों में. तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि ऑन वन साइड जो है हमारे ये स्टैंडर्ड्स हैं, ऑन दी अदर हैंड हम इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं. तो अब डुअलिटी है. ठीक है जी. तो ये जी फाइनली हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि he treated vulgarity discreetly without ever sounding vulgar in the process, like Joyce, James Joyce, Lawrence यानी D.H. Lawrence and Caldwell, इनका मुझे फर्स्ट नेम नहीं आता, again an English literary figure. In Munto's work too, men and women of the age find their own restlessness accurately mirrored. ठीक है. वो कहते हैं कि बड़े आर्टिस्ट्स की तरह मंटो की राइटिंग्स में भी आम आदमी अपनी जिंदगी की जो बेआरामी है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, वो उसके वर्क में ढूंढता है. उसकी लिखे हुए कैरेक्टर्स में, उसके लिखे हुए काम में, उसके लिखे हुए अफसानों में जो मुख्तलिफ किरदार घूमते फिर रहे होते हैं, उन किरदारों में इंसान अपनी ज़ात की बेचैनियाँ
तलाश कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ यार, ये जिस शख्स के बारे में मंटो ने लिखा है तो ये तो दरअसल मेरी खुद की जात भी इसी तरह की है. एंड लाइक देम, मंटो was also raised above his own self by his somber enthusiasm. ठीक है जी, अब मैं आपको इसका भी पैसेज का वो बता देता हूँ कि हम इसे किस तरह से करेंगे. ठीक है जी, अगेन कमिंग टू द व्हाइट बोर्ड. तो हम यहाँ से आगे आ रहे हैं. ये देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि like any other like any great artist, Manto showed the people their own contradicting selves in order to make them, in order to reform them, ठीक है जी. Without being a moral policeman, he wanted to show the people the gray of life, hoping that the good may be brought to light. ये आपकी प्रेसी बन गई थी. लाइक एनी ग्रेट आर्टिस्ट. ठीक है, हमने कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं निकाली. हमने ये एक बात की है कि देखिए कि किसी भी बड़े आर्टिस्ट की तरह मंटो ने भी लोगों को उनके अंदर की जात की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो शो की. क्यों? इन ऑर्डर टू रिफॉर्म देम, कि वो खुद की इस्लाह कर सकें विदाउट बीइंग अ मॉरल पुलिसमैन. ठीक है, वो जैसे आपने पैसेज के शुरू में पढ़ा ना कि वो विदाउट बीइंग साउंडिंग फेनिंग वर्चुअसिटी, वो किस तरह से जो है ना जी लोगों को रिफॉर्म की तरफ लेके आता है. तो विदाउट बीइंग अ मॉरल पुलिसमैन, हमें मॉरल पुलिसिंग का जैसे शौक है, जैसे वो अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देख के भी वो आपने सुना होगा ना कि लोग अक्सर वो ऑनलाइन जज्बाती हो गए. तो मॉरल पुलिसिंग जो है वो ये एक छोटा काम है. ठीक है, टू शेम समबडी ऑन देयर मॉरल्स that reflects के हम जो है as a community we have a lot to learn. ये have yet to sober up. तो मतलब without being a moral policeman he wanted to show the people the gray of life. एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी अच्छे लिटरेरी वर्क्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि इसमें आपको विलन से नफरत करनी है या आपको हीरो से प्यार करना है. आपको हर कैरेक्टर में, ठीक है, हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा नजर आएगा. ठीक है, रियलिटी इज इन कंट्रास्ट विद द बॉलीवुड वर्जन ऑफ लाइफ. जैसे बॉलीवुड में बताते हैं ना कि हीरो को गोलियां भी नहीं लगती, वो मरता भी नहीं है और वो सबसे अच्छा है और वो दुख भी सारे झेलता है और अल्टीमेटली जीत भी जाता है. ठीक है, लाइफ इस तरह से नहीं होती. One moment you are a very nice person, the other moment you can be an evil person, depends on the circumstances that surround you. वही आपका मॉरल कंपस होते हैं. ठीक है, किसी भी इंसान की शख्सियत सफेद नहीं होती मुकम्मल, और किसी भी इंसान की शख्सियत मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं होती. ठीक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, इट्स ग्रे, इट्स लाइफ. लिहाजा मंटो जो है इट्स ही वांटेड टू शो द पीपल द ग्रे ऑफ लाइफ, इस उम्मीद के साथ कि जो मिक्सचर है ऑफ बोथ ब्लैक एंड वाइट, उसमें जो वाइट का हिस्सा है दैट इज द गुड, वो जरा प्रोमिनेंट हो जाए सो दैट इट मे बी ब्रॉट टू लाइफ. तो ये आपकी प्रेसी हो गई. अब हमने ये कहा कि हमने टाइटल भी बनाना है. ठीक है जी, इसका तो हम यहाँ पे टाइटल्स जो है 3 टाइटल्स बनाते हैं. ठीक है जी, जिसमें से हम एक टाइटल उसका चूज करेंगे. पहला टाइटल ये होगा, मंटो
as a radical moralist. दूसरा, the social reform and Manto. And तीसरा, defending Manto, in defense of Manto. ठीक है जी, मैं अगर हूं तो मैं थर्ड वाला फाइनलाइज करूं, इन डिफेंस ऑफ मंटो। ये एक अट्रैक्टिव टाइटल भी है, ये रीडर को मजबूर भी करता है कि इस टाइटल के अंदर जो भी चीज लिखी गई है उसे एक दफा आप पढ़ भी लें, और ये इस टेक्स्ट की नेचर को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। तो इन सारी चीजों की रूम में हम ये समझेंगे कि ये एक सूटेबल टाइटल हो। अच्छा, अब मैं आपको चंद एक चीजें बता रहा हूँ, प्लीज आप उन्हें नोट डाउन कर लें। प्रेसी लिखने के लिए आपने इस तरह करना है कि आपने एक रफ पेज पे, ठीक है जी, पहले एक रफ पेज पे एक स्केच बनाना है, जिसके तहत आपने ये अपने जहन में ये आइडिया कर लेना है कि ये बेसिकली इस टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, तो जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो इससे आपको फर्दर जो है मतलब एक लाइन मिल जाएगी कि किस तरह से आपने प्रेसी को फॉर्म करना है। वो रफ बनाने के बाद फिर आपने एक ड्राफ्ट बनाना है अपनी आंसर शीट के ऊपर। आपने अपनी आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया कि आप प्रेसी लिखने लगे, और उस पे आपने मार्कर के साथ नीचे लिखा फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी। ठीक है जी, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी में आपने सजेस्टेड टाइटल्स का टाइटल देना है नीचे मार्कर के साथ, और नीचे 3 सजेस्टेड टाइटल्स देने हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने अभी आपको 3 टाइटल सजेस्टेड जो हमने लिखे वो आपके सामने रखे, वो 3 टाइटल्स आपने सजेस्टेड उसके ऊपर लिखते रहे। फिर आपने 10 या 12 बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं नंबरिंग करके। ठीक है, उसमें आपने वही सीधा सीधा पॉइंट्स जो पहले रफ में भी लिखे थे, या वो जो बुनियादी थॉट्स हैं, जो मेन थॉट्स हैं उस प्रेसी में, वो सारी की सारी आपने लिख लेनी है। ठीक हो गया। वो लिखने के बाद फिर आप दोबारा मार्कर के साथ लिखेंगे सेकेंड ड्राफ्ट। सेकेंड ड्राफ्ट इज द रियल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। वो सेकेंड ड्राफ्ट में आपने 3 सजेस्टेड टाइटल्स नहीं लिखने, उस पर आपने लिखना है टाइटल ऑफ द प्रेसी, फिर नीचे टाइटल देना है, फिर नीचे लिखना है प्रेसी, और फिर उसके बाद आपने अपनी प्रेसी जो है पैराग्राफ की शक्ल में वो वहां पे दर्ज कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी प्रेसी बन जाएगी। तो ये आपको ड्राफ्ट लिखने के लिए मैंने इस वजह से कहा है क्योंकि इट्स ए 20 मार्क्स क्वेश्चन, और एग्जामिनर को आप ये भी बताना चाहेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को हल करते हुए थोड़ा सा वक्त लगाया है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और मुश्किल ट्रिकी क्वेश्चन था। तो मैंने एवं ही नहीं बिला वजह को 3-4 लाइनों को उठा के जोड़ दिया, बल्कि उस पर थोड़ा सा मेहनत करके वक्त लगा के मैंने इसे बनाया है। ठीक है जी, लिहाजा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंक्लूड अ ड्राफ्ट विद योर आंसर। तो ये आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। अभी आते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। इसको अगेन पहले क्वेश्चन की तरह जरा दोबारा गौर से पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि ये अल्लाह का बंदा क्या कह रहा है हमें। Read the following passage carefully and answer the questions given at the end। यानी कि इस पैसेज को जरा गौर से पढ़ें और इस पैसेज के एंड पे जो भी सवालात आपसे पूछे गए हैं उनका गौर से जवाब। ठीक है जी,
ले जी पैसेज पढ़ रहा हूं मैं. Globalization is viewed by its proponents as a process of cementing economic, cultural, and political bonds between peoples of different countries of the world. One may regard it as a process by which they are welded into a single world society to be termed as global society. It means internationalization of production and labor, leading to integration of economies of developing and developed countries into global economy. To quote Rosa Birch M. Cantor, the world is becoming a global shopping mall in which ideas and products are available everywhere at the same time. ठीक है जी, आपको बात समझ में आ गई. ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो है ना जी एक मैसेज है, और उसके बारे में बताते हुए आपको राइटर ने 3-4 बड़े मजेदार आइडियाज बताए हैं कि बेसिकली किस तरह से दुनिया के डिफरेंट सेक्शंस को आपस में कनेक्ट करती है. Globalization is a natural outcome of computer networking and electronic mass communication. Information technology has made it possible for nations of the world to contact one another beyond their national borders. Besides, globalization is also promoted through the growth and proliferation of multinational companies and corporations that operate as transporter networks. Anyhow, the flow of capital, technology, and labor across the borders of countries has accentuated the process of globalization. Deregulation, liberalism, and privatization. अब ये देखिए इन terminologies की context क्या है? What do these terminologies mean? इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप इसे जो है ना बड़े गौर से देखें कि आपको इनकी इन टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग पता हो. बाय द वे, ये मैं साथ में चैट में कुछ क्वेश्चंस मेरे जहन से गुजर रहे हैं, तो ये मेरे जहन में क्वेश्चंस मैं एट द एंड इन्हें एड्रेस करता हूँ इंशाल्लाह. Deregulation, liberalism, and privatization being assiduously pursued. Assiduously means continuously, हार्ड वर्क के साथ, मेहनत के साथ, consistently pursued in the developing countries are some other manifestations of these manifestations of globalization. These countries are opening their economies to follow these trends. The size of the public sector is shrinking for the private sector to assume an increasingly important role in the economic development of the third world countries. The downsizing of the public sector is in line with the spirit of market economy. This is suggested as a measure to cover up their fiscal deficit. ठीक हो गया. अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. डिफाइन ग्लोबलाइजेशन. तो मैं सबसे पहले, मेरा दिल चाहेगा कि ईमान वाले जो ऊपर सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की तारीफ लिखी है ना, वो मैं भाग के लिख दूं, वर्ड टू वर्ड लिख दूं, कोई कमी बेशी ना करूं. ठीक है जी, मिलावट ना करूं, क्योंकि मिलावट करने वाले का मुंह काला. तो ये मैं फिर अगर जब लिखूंगा ना बना संवार के अच्छी इंक के साथ, तो वो उससे भी अच्छी इंक के साथ मेरे नंबर काट देगा. क्यों? नंबर 1, आपको कॉम्प्रिहेंशन में हर क्वेश्चन के आंसर्स अपने अल्फाज में लिखने हैं कि आपने उससे किस तरह से कॉम्प्रिहेंड किया. आपके आंसर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए. आपने लकीर का फकीर बन के वहां से चीजें उठानी नहीं है. इनफैक्ट कोशिश करें कि जो लफ्ज वहां लिखा गया है आप उसका कोई सिनोनिम लिखें. लेकिन ये बात इतनी भी लिटरली नहीं लेनी कि आप ग्लोबलाइजेशन का ही कोई और मीनिंग लिख रहे हैं. ठीक है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो तो यूनिवर्सल होती हैं. इसके अलावा किसी भी वर्ड का आप अगर सिनोनिम लिखेंगे तो वो बेहतर है. ठीक है जी. लिहाजा आप ग्लोबलाइजेशन का ये मीनिंग लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ मींस ऑफ, इज अ टेक्नोलॉजिकल मींस of connecting the whole world into a unified economy. बात खत्म. What is electronic mass communication? All the technology that is used to connect different parts of the world are considered as electronic mass communication. ठीक है जी. What does the term third world denote? The third world denotes countries that are less developed than the developed countries. ठीक है.
What is privatization? Privatization entails the process of government's non-intervention in the businesses of a country. Explain liberalism in the above context. Liberalism in the context of the passage means less regulations in the economy and more independence to the private sector investors. ठीक है जी, इतनी सी बात थी। अब भला आप ये बताएं कि क्या आपको ये इतनी कोई बात मालूम होती है अगर यकदम आपके जहन के सामने ये एक कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज रख दिया जाता, तो ये आपको थोड़ा सा परेशान करता। फिर आपको याद आता कि शायद मैंने किसी दोस्त के साथ ज्यादती की थी, तो अब यहाँ इम्तिहान लेने लग गए मुझसे, जो मेरे अब नंबर कटेंगे। तो ये बेसिकली दो इंतहाई आसान सवालात हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा वक्त डिमांड करते हैं। वक्त इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि इसमें पैसेजेस यूजुअली थोड़े से मुश्किल डाले जाते हैं, जिन्हें कॉम्प्रिहेंड करने में आपको थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो वो वक्त उतना लगना भी चाहिए। आपको हर सवाल का जवाब इंतहाई तसल्ली से ही देना है, भागना नहीं है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं कि जो हमारा इंग्लिश कॉम्पोजिशन का पेपर है, ये कॉम्पोजिशन का पेपर बेसिकली बहुत लेंथी है। ठीक है, प्लीज डोंट बी फूल्ड बाय द शॉर्ट क्वेश्चंस दैट आर इंक्लूडेड इनटू द क्वेश्चन पेपर। इस पेपर की लेंथ बहुत होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट्स कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सवालात होते हैं, उस पर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, तो आप कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने गौर करना है कि ये चीज़ें आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो अब ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्या तरीका है, हम किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हैं कि हम आसानी से सारी चीज़ें कर लें। सबसे पहले आपने अपने पेपर में जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो है प्रेसी। इंग्लिश प्रेसी को आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद आपने इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है अपने पेपर में। कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी तो सबसे पहले करने। रीजन ये है कि सबसे बड़े सवाल है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस इतना बड़ा और कोई भी सवाल नहीं है आपके बच्चे में। तो जब वो आप दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपने 40 मार्क्स का क्वेश्चंस दोनों के दोनों कर लिए। बाकी क्योंकि आपके रट्टे का इम्तिहान होता है मोर और लेस, तो आप तसल्ली से कर ही लेते हैं, आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। तो लिहाजा ये दो क्वेश्चंस को कवर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी ये कि जब आपने प्रेसी बहुत अच्छी की होती है, तो एग्जामिनर जब प्रेसी पढ़ता है आपकी सबसे पहले, तो वो बाकी चीज़ों में उतना बॉदर नहीं करता। उसे फिर लगता है कि आपने एनालिसिस भी अच्छी दी होंगी, आपने पेरो वर्ड्स भी अच्छे दिए होंगे, आपने बाकी भी सारी चीज़ें बेहतरीन ही की होंगी, कोई सच फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन, इन दो सवालात का सही ढंग से और तसल्ली से जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसे इन दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले करना है। बाकी उसके बाद जो आपका दिल करता है, पहले आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, आप पंक्चुएशन करना चाहते हैं, आप एनालिसिस बनाना चाहते हैं, या जो भी, वो बाद में आ सकता है, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अच्छा, मैं अब आपको फर्दर आगे पेपर को लेके चलते हैं। सेंटेंस करेक्शन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, आई वन हिम इन द रेस। आई वन हिम इन द रेस का मतलब होगा कि मैंने उसको जीत लिया रेस में। ये कोई मतलब ये है कि इट विल टोटली चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ये बेसिकली इसकी करेक्शन जरूरी है। इसमें ये होगा कि आई वन इन द रेस, हिम को छोड़ दें कि जिसके भी खिलाफ आप जीते हैं। आप ये इस तरह लिख सकते हैं कि आई वन अगेंस्ट हिम इन द रेस, या ये इस तरह से करेक्ट होगा, आई वन इन द रेस। ये दोनों तरह से ही सेंटेंस ठीक होगा। He said that I am playing chess. इसमें मसला ये है कि ये बेसिकली इनडायरेक्ट सेंटेंस बना है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब आप किसी की कोटेड बात को अपने अल्फाज में बयान कर रहे होते हैं, तो आप थर्ड पर्सन नरेशन लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन नहीं लगाते। यानी आई नहीं आएगा बल्कि ही आएगा। He said that he was playing chess. ठीक है, या he said कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, I am playing chess.
कि आप फिर एग्जैक्टली उसी की कोटेड बात को कोट एंड कोट करके लिख दें, या अगर आपने इनडायरेक्ट बनाना है तो वो इस तरह से होगा कि ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग चेस। ही वाज क्योंकि ही सेड, ठीक है, तो ही इज प्लेइंग चेस नहीं होगा, ही सेड दैट ही वाज, यानी आप वर्ब भी सेम कर देंगे इनडायरेक्ट में। अगर आपने डायरेक्ट जुमला बनाना है तो फिर आप कोट एंड कोट करेंगे। अच्छा जी, थर्ड, unless you do not try you will never succeed। unless you try, unless का मतलब do not भी होता है, जब तक नहीं, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। unless you try you will never succeed। unless you try, जब तक तुम नहीं करते, ठीक है जी, कोशिश नहीं करते, do not कट जाएगा। he wrote with ink, he wrote in ink। what country he belongs to, what country does he belong to, ठीक है जी। नेक्स्ट, when he reaches to manhood he will visit to England। when he reaches manhood, ठीक है, when he reaches manhood he will visit England, यानी जब वो बड़ा होगा, जब वो एडल्ट बन जाएगा तो तब वो इंग्लैंड विजिट करेगा। the new session commences from February 1st 2020। the new session will commence on February 1st 2020। will commence on February 1st 2020। प्लीज सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस, गलत है, प्लीज सेंड दिस लेटर एट माई एड्रेस, ठीक है जी। तो ये आपने सेंटेंस करेक्शन कर दी। सिंस हमारे पास वक्त भी कम है तो हम यहीं से ही कुछ चंद एक जो सवालात रह गए हैं ये हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये जी मैंने चैट बॉक्स खोल लिया आप लोगों का। ओके, ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन है अली फैसल का, डू वी हैव टू मेंशन बोथ ड्राफ्ट्स और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग रेफर। जी मैंने ये आपका क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर दे दिया था। आई होप कि आपने दोनों ड्राफ्ट्स को ही इंक्लूड करना है अपने आंसर शीट में, दोनों ड्राफ्ट्स को ही आप इंक्लूड कर लीजिएगा, फाइनल ड्राफ्ट को भी और रफ ड्राफ्ट को भी। हसन अमान, बोथ ड्राफ्ट्स बिकॉज इट्स अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। यस बिल्कुल, थैंक यू फॉर पुटिंग इट अप। अब ना सर, ये जो आपने ड्राफ्ट बताना सजेस्टेड टॉपिक्स एंड पॉइंट्स वो हम फाइनल प्रेसी के ऊपर लिखेंगे। जी बिल्कुल, वी हैव टू राइट फर्स्ट ड्राफ्ट पेंसिल एंड अदर विद पेन, राइट? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप दोनों को ही पेन से ही इस्तेमाल करेंगे। प्लीज बेयर इट इन माइंड कि व्हाटएवर यू राइट ऑन द आंसर शीट इट शुड बी आइदर इन ब्लू इंक और इन ब्लैक इंक, ठीक है। लेड पेंसिल वगैरह आपने उस पे नहीं इस्तेमाल करनी। वो जो लेड पेंसिल का मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपने क्वेश्चन पेपर पे लेड पेंसिल से उस पैसेज में चीजों को अंडरलाइन करना है ना, कि ये थॉट नंबर 1 है, ये थॉट नंबर 2 है, ये थॉट नंबर 3 है, तो आप वहां पे लेड पेंसिल यूज करेंगे। आंसर शीट पे आपने लेड पेंसिल यूज नहीं करनी। अली फैसल का क्वेश्चन है कि हाउ टू शो दिस दैट फर्स्ट वन वुड बी रफ वन। सिंपली राइट ऑन इट दैट इट्स द फर्स्ट ड्राफ्ट, या खाली ये लिख लें कि ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी, ठीक है जी। या आप ये लिख सकते हैं रफ ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी, ठीक है, जो भी व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, जिससे आपको लगे कि कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सिंपली फर्स्ट ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं। So can someone change optional subjects in his or second attempt? जी हाँ, आप हर अटेम्प्ट में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स जो हैं एक दफ़ा एप्लीकेशन में लिखते हैं और बाद में कहें कि मैंने चेंज करने हैं। आपकी अगर रोल नंबर स्लिप एक दफ़ा आ गई है ना, फिर वो चेंज नहीं होंगे। इनफैक्ट रोल नंबर स्लिप से पहले भी जब एक दफ़ा आपने अपनी एप्लीकेशन में पुट कर दी है, वो आपने एप्लीकेशन अरसाल कर दी है, उन्हें सबमिट हो गई है, तो फिर सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। 2017 में एक दफ़ा ये एक ऐसा भी वाक़या हमने सुना है कि there was a guy
उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है इस्लामाबाद में। तब हम मेडिकल एग्जामिनेशन दे रहे थे अपना सीएसएस का। उन्होंने यूएस हिस्ट्री रखी हुई थी, लेकिन पता नहीं किस तरह से उनसे गलती होगी कि जब एप्लीकेशन दे रहे थे, वो अप्लाई कर रहे थे, तो ही क्लिक्ड ऑन ब्रिटिश हिस्ट्री। ऑनलाइन जब वो पे कर रहे थे अप्लाई, तो उन्होंने यूएस हिस्ट्री के बजाय ब्रिटिश हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया और वो एप्लीकेशन सबमिट हो गई। वो जब एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो उन्होंने प्रिंट लिया। जब वो प्रिंट लिया तो उसमें उन्होंने टेली किया कि ये तो मेरे से ब्लंडर हो गया। वो फिर उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को कि सर मुझसे गलती हो गई है, मैं अपना सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली यूएस हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया था मैंने, लेकिन दे डिड नॉट चेंज इट। तो वो इनफैक्ट एक मुख्तसर से वक्त के अंदर ही उन्हें ब्रिटिश हिस्ट्री के लिए तैयारी भी करनी पड़ी। वो फिर पास भी हो गए, लेकिन उसमें स्कोर उनका कम आया, उनकी एलोकेशन नहीं हो सकी। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आप अपनी एप्लीकेशन में बड़े गौर से देखें कि आपने सब्जेक्ट्स कौन से चूज किए हैं, क्योंकि वंस यू हैव चोजन देम, वंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन, दे विल नेवर बी चेंज्ड। यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज देम। अच्छा जी सर, काइंडली रिपीट द ड्राफ्ट पैटर्न। ये शाहरुख अब्बासी का क्वेश्चन था, मैं आपको एक बार फिर ड्राफ्ट का पैटर्न रिपीट कर रहा हूँ कि आपने 2 बार प्रेसी अटेम्प्ट लिखनी होती है अपने आंसर में। उसमें पहला ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट में आपने सजेस्टेड टाइटल्स देने हैं सबसे पहले, उसमें 3 आपने सजेस्टेड टाइटल्स देने। फिर उसके बाद आपने जो 3 से 4 बुनियादी आइडियाज, जो बेसिक मेन आइडियाज आपने डिराइव किए होते हैं अपनी प्रेसी से, वो निकाल के आपने अपनी आंसर शीट पे दर्ज करने हैं। वो दर्ज करने के बाद आपने सेकंड ड्राफ्ट या फाइनल ड्राफ्ट के नाम पे एक दोबारा प्रेसी लिखनी है, जिसमें आपने पहले लिखना है टाइटल ऑफ द प्रेसी, जिसमें फाइनल एक ही टाइटल लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आपने प्रेसी लिखना है मार्कर के साथ और उसके नीचे आपने प्रेसी दर्ज करनी है। तो इस तरह से आप अपने प्रेसी के पर्चे को लिखेंगे। अब्दुल मलिक सुमरो का ये क्वेश्चन है कि सर, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, साइकोलॉजी वाज ऑफ 200 मार्क्स बिफोर 2016 एंड नाउ इट्स 100 मार्क्स। देखिए अब्दुल, अगर आप स्टिल उससे लेके कंफर्टेबल हैं, जैसे आपने बताया कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मैंने आपसे कल भी ये कहा था कि अपनी कंफर्ट जोन से ना निकलें। जो आपकी डिसिप्लिन से मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं वो हर सूरत रखें। तो ये चाहे 100 नंबर का भी क्यों नहीं हो गया, आप वो सब्जेक्ट जरूर रखें, क्योंकि साइकोलॉजी मींस लेस एनर्जी ऑन एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू वुड रिप्लेस इट विद। तो वो एनर्जी और टाइम आप किसी और सब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। बाजिफ जब्बार का क्वेश्चन है, सर सोर्स ऑफ गेटिंग दीज पास्ट पेपर्स। यार ये गूगल करें आप, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिएगा एक दफा। बाजिफ मतलब आप गूगल पे लिखिएगा सिंपली कि इंग्लिश कॉम्पोजिशन सीएसएस, या ये सिंपली लिख लें सीएसएस 2020 पास पेपर्स, तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है आमना का, इफ यू रिपीट द वर्ड्स और सेंटेंसेस इज इट करेक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। डोंट रिपीट देम, नेवर रिपीट देम, नेवर यूज देम अगेन। आपने जो पैसेज में चीजें पढ़ी है उन्हें यूज मत करें, ना सेंटेंसेस को ना वर्ड्स को। If we repeat, अच्छा जी, what is the alternate approach nowadays of medical students? Alternate to what? Alternate, हाँ, अगर आप साइकोलॉजी के हवाले से पूछ रहे हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज साइकोलॉजी रखिए। एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें अच्छा स्कोर आता है। मतलब अगर जो मेडिकल के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनका तो बहुत अच्छा स्कोर आया है इसमें, नो इशू। ऑल्टरनेटिव में दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। एनवायरमेंटल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें आपका स्कोर भी आएगा। ज्योग्राफी एक अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है जी।
सर एकेडमिक ग्रेड्स का बता दें, वो मैटर करते हैं? जी हाँ, एकेडमिक ग्रेड्स मैटर करते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी जो है उसमें फर्स्ट डिवीजन काउंट होती है। ग्रेड या परसेंटेज जो है, परसेंटेज मेरे ख्याल से 60% काउंट होती है। डिवीजन जो है आपकी वो फर्स्ट करनी चाहिए। तो 60% अगर आपका स्कोर है, आपका जीपीए जो है वो एटलीस्ट 60% पर एक्यूमुलेट होता है, तो यू आर एलिजिबल। ठीक है जी। कैन यू गाइड सम प्रैक्टिसेस फॉर सेंटेंस करेक्शन और एंड ट्रांसलेशन? जी अली, देखिए सेंटेंस करेक्शन जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, उसकी एक्सरसाइजेस करें, वो हर ग्रामर में ही होती हैं। जो मैंने आपको ग्रामर्स बताई हैं डिफरेंट, उसमें सेंटेंस करेक्शन है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमने कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से एक मटेरियल कंपाइल भी किया हुआ है। ठीक है, वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को भी हम शेयर कर देंगे, उसमें सेंटेंस करेक्शन का एक पार्ट है। सर हाउ लॉन्ग शुड बी द पैराग्राफ? पैराग्राफ ऑफ व्हाट? अगर आप प्रेसी की बात करें तो इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। सर आई हैव सिलेक्टेड the optional subjects IR, history of US, gender studies, environmental sciences, law में कौन सा इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है? आर दीज बेटर और शुड आई चेंज? शहजाद, ये आपके सब्जेक्ट्स ठीक हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर आपने रखा है तो वो बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल लॉ के बारे में मैं आपको कोई ऐसा बता नहीं सकता, लेकिन वैसे सब्जेक्ट्स आपके ठीक हैं। मेरा नहीं ख्याल आपको चेंज करने की जरूरत है। उम्मे अमन कुरैशी का क्वेश्चन है, how can we get access to the objective part of this subject? ये ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है जी, ये CSS फोरम पे भी पड़े हुए हैं क्वेश्चंस, ये इंटरनेट पे भी आपको डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाएंगे। जस्ट इन केस अगर आपको इंटरनेट से नहीं मिलते तो ये बहुत सारी बुक स्टोर्स ने पब्लिश भी किए हुए हैं। ठीक है जी, आप किसी भी अच्छे बुक स्टोर पे चले जाएं और उनसे कहें कि कंपाइल्ड फॉर्म में ऑब्जेक्टिव चाहिए हमें कंपोजिशन के पेपर्स का, तो वो 98 से लेके अब तक के पेपर्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपको मतलब इतना करने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेट पे आसानी से दस्तियाब है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, 3 to 5 सेंटेंसेस आर इनफ। अच्छा जी, शोएबा का क्वेश्चन है, with engineering background, criminology, no previous background, and Sindhi basic level understanding, which one is better? I will suggest ke go for criminology if you have chosen political science, क्योंकि आपको सोशियोलॉजी की कुछ ना कुछ थेरीज के हवाले से दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ हल्का सा मैच करते हुए नजर आएंगे। सिंधी, इफ यू कैन इजीली राइट इट। ऐसा हमारे लोकल जो है ना जी, लैंग्वेजेस लिखते वक्त हम बड़ी ज्यादती करते हैं कि पंजाबी बोलने वाले, जैसे मैं, मेरी मादरी जबान पंजाबी है, तो मैं अगर पंजाबी लिख रहा हूँ तो बसा औकात ऐसा भी होगा कि मैं पंजाबी लिखते लिखते आधे से ज्यादा उर्दू ठूंसता हूँ उसमें। ठीक है जी, तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमारी बिल्कुल ऐसी, जैसे हर सब्जी में या हर सालन में हम बिला वजह आलू भी ठूंस देते हैं, तो ये इस तरह से आप ना करिएगा। कि अगर आपने सिंधी रखनी है तो यू शुड बी वेल वर्स्ड इन सिंधी लैंग्वेज। आपको रीडिंग का और राइटिंग का इशू ना हो। अगर राइटिंग का इशू नहीं है तो सिंधी। प्रेसी इन वन सिंगल पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स नहीं बनाने आपने। आमना का ये क्वेश्चन था कि एक पैराग्राफ बनाना है या 2, तो सिंगल एक ही पैराग्राफ बनाना है, कभी नहीं 2 पैराग्राफ, कभी नहीं। Which book would you suggest for English Pressy and Composition? English Pressy and Composition 2 किताबों से आप कर सकते हैं। एक है Pressy and Composition by हाफिज करीम दाद चुगताई। The second is Exploring the World of English। उनके राइटर का मुझे नाम नहीं याद, सादत करके है कुछ, लेकिन इट्स सच अ फेमस बुक कि आपको राइटर के बजाय सिर्फ आप नाम ही लेंगे ना तो आपको ये किताब मिल जाएगी। आदत अली शाह। सब फर्स्ट ड्राफ्ट में आइडियाज बुलेट्स में लिखने हैं? जी हाँ बिल्कुल, बुलेट्स में लिखने हैं। व्हाट वर योर ऑप्शनल कोर्सेज? मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको बता रहा हूँ जी, एक क्वेश्चन मोहम्मद हमजा ने पूछा है। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक पॉलिटिकल साइंस था, फिर मैंने क्रिमिनोलॉजी रखी हुई थी, जेंडर स्टडीज थी मेरी, पंजाबी थी, ब्रिटिश हिस्ट्री थी।
When will registration begin for special CSS in 2020? ये एकेडमी की अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वी विल अपडेट यू, और अगर आप एप्लीकेशन सबमिशन की बात कर रहे हैं तो ये FTSC इन द मीन टाइम अपलोड कर देगी। शाहरुख अब्बासी का क्वेश्चन, कैन यू सजेस्ट मी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अगर आप साइंसेस से हैं तो IR रखिए, क्योंकि IR से आप जान नहीं छुड़वा सकेंगे। IR के साथ आप क्रिमिनोलॉजी रख सकते हैं, साइकोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन, एनवायरमेंटल साइंस इज अ गुड ऑप्शन, आप वो भी रख सकते हैं। US हिस्ट्री इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है जी। और जेंडर स्टडीज रख सकते हैं। वनीता राठौर का क्वेश्चन है जी, विच सब्जेक्ट शुड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स चूज? आई जस्ट मेंशन्ड देम। अनम का क्वेश्चन है, सर ओवरऑल एकेडमिक कैडेट ग्रेड्स मैटर करते हैं? जी हाँ, मैंने भी ऊपर बताया कि बिल्कुल मैट्रिक ये सिर्फ डिग्री के मैटर करते हैं। आपने डिग्री जो है वो अगर 60% परसेंटेज के साथ की है तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी सर, बैचलर्स डिग्री की 60% होनी चाहिए या इंटर मैट्रिक की भी? इंटर मैट्रिक की उससे कम है, इंटर मैट्रिक की मेरे ख्याल से 50 है या 55 है। मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन वेबसाइट पर भी है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। इंटरमीडिएट और मैट्रिक की भी लिखी हुई है क्राइटेरियन, लेकिन इट्स बिलो 60%। So the book which you suggested for Pressy, is that enough or should we go through more books? You don't need to go through various books, you need to do a lot of practice. एक book is more than enough. ठीक है, आप अगर प्रेसी की किताब ले भी लोगे ना तो उसमें से सिर्फ आपने रट्टे वाली चीजें निकालनी है। ठीक है जी, आपको मैंने डिफरेंट सोर्सेज बताए थे, आप वोकैबुलरी इकट्ठी करिए पास्ट पेपर से, आप इस ग्रामर की किताब से अपनी वोकैबुलरी इकट्ठी करिए, आपको हम भी नोट्स देंगे, आप वहां से वोकैबुलरी इकट्ठी करिए। तो बाकी की जो प्रैक्टिस की चीजें हैं प्रेसी करने वाली, तो वो ग्रामर से अगर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बादल जब्बार का क्वेश्चन है, सो वी नीड फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएशन डिग्री टू बी एलिजिबल फॉर CSS? यस सर। शहजाद, यू कांट चूज, ओके। हाँ, ये देखिए बिल्कुल शादाब ने एक कोट किया है अपने किसी फेलो को। आपको मैं एक बात बता दूं कि आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन इस तरह से होगी कि आप एक बॉक्स से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि सिर्फ एक बॉक्स है जिसमें से आप या तो 200 नंबर का एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं या 100 नंबर के 2 सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं। उस बॉक्स के ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ। अदरवाइज आप हर बॉक्स में से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जेंडर स्टडीज जो है वो एनवायरमेंटल साइंस वाले सब्जेक्ट बॉक्स में है, तो यू कैन आइदर चूज एनवायरमेंटल साइंस और जेंडर स्टडीज। ठीक है जी, तो ये इस तरह से होगा। आप लैंग्वेजेस में से कुछ रखना चाहते हैं तो लैंग्वेज रखें, या आप ज्योग्राफी रख सकते हैं, मेरा ख्याल है ज्योग्राफी भी उसी बॉक्स में है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में से क्या उठाना चाह रहे हैं। तो आपने एक बॉक्स में से एक ही चीज उठानी है, एक से ज्यादा चीजें आपने नहीं उठानी। ठीक है जी। उनसला हुनैन का क्वेश्चन है, सर कैन यू प्लीज रिपीट द नेम ऑफ बुक यू सजेस्टेड फॉर रीडिंग? मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ। मैंने जो किताबें सजेस्ट की हैं आपकी रीडिंग के लिए, वो 2 किताबें हैं। एक का नाम है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश और दूसरी किताब का नाम है प्रेसी एंड कंपोजिशन बाय हाफिज करीम दाद चुगताई। अच्छा जी, इस तरह से है कि रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि 5 जून इज द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो आप जो है प्लीज हैव योरसेल्व्स रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम बाकायदा इसका आगाज कर सकें। 5 जून के बाद जो है हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, सिंस लिमिटेड सीट्स के हिसाब से ही हम उसे बनाएंगे। तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। आमना, आप अपने GPA को 4 के साथ उसकी परसेंटेज निकाल लेना, बनता है तो यू आर सेफ।
टू अप्लाई फॉर इट, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। मतलब ये है कि 2.5 वाला भी अप्लाई कर सकता है बिल्कुल। इट्स जहाँ तक मुझे याद है ये 60% या उससे अबव। Ali Faisal का क्वेश्चन है, I have seen that now math subjects are of 200 marks. Can you please confirm because still I can see these subjects of हाँ जी, मैथ्स के 2 सब्जेक्ट्स भी आप उठा सकते हैं 100 नंबर के। वो 200 नंबर वाले बॉक्स में कुछ हैं सब्जेक्ट्स जो 100 नंबर के हैं, तो आप उनमें से 200 नंबर वाला एक सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं या 100 नंबर वाले 2 सब्जेक्ट्स भी उसमें से उठा सकते हैं। मैथ्स के हैं उसमें 100 नंबर वाले, आप ठीक कह रहे हैं। आयशा कदीर, एनवायरमेंटल साइंस रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए आयशा। अगर स्पेशली आपका बैकग्राउंड साइंसेस से है या एनवायरमेंटल साइंसेस से रिलेटेड कुछ आपने पढ़ा हुआ है डिग्री में और अगर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो जरूर रखें। मैं सजेस्ट करता हूँ कि एनवायरमेंटल साइंस आसान सब्जेक्ट है। Sorry, sir, I could not hear you due to internet problem. What did you said about alternate approach for medical students? देखिए, alternate approach for medical students ये होती है कि आपको साइकोलॉजी अगर आपने नहीं रखनी तो आप फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी यही रही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊं कि वो सब्जेक्ट्स रखें जो आपकी डिग्री से मिलते जुलते हैं। सर हम एक स्पेशल सेशन भी रखेंगे इंशाल्लाह सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। और दूसरा ये है जी कि हम इंशाल्लाह एक स्पेशल सेशन भी रखेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल बताएंगे। सभी जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से उन्हें फिर हम गाइड भी कर देंगे कि किस तरह से किस सब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग होगा, उसके उसके लिए क्या आपको जो है वो सब्जेक्ट रखते हैं कि इंसेंटिव्स होंगे। Anam ka question है, sir, I have done masters in criminology. I've chosen it as an optional subject. IR was my minor. I'm confused in between choosing political science and IR because people say IR is very vast and you don't know paper से पहले कुछ भी दे दें world wide trending. IR रखिए अनम, criminology भी रखिए। IR अगर vast है तो political science भी vast है। आप इन चीज़ों से तो मतलब इतना तो avoid हम नहीं कर सकते। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप IR रखें क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में फिलॉसफी का एक सेक्शन होता है जिसे पढ़ने और तैयार करने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो फर्दर हम आपको मजीद एक स्पेशल सेशन हम रखेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन का जिसमें आप सब्जेक्ट्स वगैरह के हवाले से हम आपको मजीद तसल्ली से बता देंगे। गैलेक्सी ऑन 5 2016 सर सैयद सादत अली ऑथर ऑफ एक्सप्लोरिंग। जी थैंक यू गैलेक्सी। La Ramp का ये क्वेश्चन है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन बाय हाफिज करीमदाद चुगताई, दीज आर द बुक्स सजेस्टेड। बिल्कुल थैंक यू। मिसबा अहमद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कौन से सब्जेक्ट सजेस्ट करेंगे? अगेन जी आप आई सजेस्ट कि आप उस सेशन में आइएगा हमारे साथ जिसमें हम आपको फर्दर बताएंगे। इज इट नेसेसरी टू टेक रीजनल लैंग्वेजेस? नॉट नेसेसरी, लेकिन दे गिव यू एन एज, क्योंकि उसमें रीजनल लैंग्वेजेस में मैंने देखा है कि आपके नंबर कोई ऐसे नहीं काटते हैं, वो बड़े नंबर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल आमना, आप अप्लाई कर सकती हैं। 2.5 जो है वो जीपीएस की परसेंटेज इज अबव 60%। वनीता राठौर, do our selected subjects have an effect on this service we are aiming for? No, not directly. देखिए, आप अगर फॉरेन सर्विस में जाना चाहती हैं और आपने सिंधी लैंग्वेज रखी है, फॉर एग्जांपल आपने बलूची रखी है, तो ये उनका कंसर्न है। ठीक है, ये उन्होंने गेम का उसूल बनाया ना कि आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स चूज करें। फॉर व्हाट एंड? फॉर स्कोरिंग हाई। अगर आपको लगता है कि आपने जो सब्जेक्ट्स चूज किए हैं उसमें आप ज़्यादा हाई स्कोर कर सकती हैं तो आप करें। उससे आपकी एलोकेशन पे ये इस तरह से नहीं फर्क पड़ेगा कि आपको फॉरेन सर्विस ना दें कि आपने ये सब्जेक्ट रखा था। अलबत्ता इस तरह से फर्क पड़ सकता है ना कि आपने जो सब्जेक्ट्स चूज किए उसमें नंबर ही ना आए। तो मतलब ये कि ये इस तरह से इनडायरेक्टली इनवर्सली कनेक्टेड है। अदरवाइज ये उनकी पॉलिसी नहीं है कि किसी एक खास, उसे क्लस्टरिंग कहते हैं बेसिकली। तो क्लस्टरिंग गवर्नमेंट की ये सोच जरूर है कि हम क्लस्टरिंग कर दें कि किसी एक खास डिपार्टमेंट के लिए अगर किसी ने इम्तिहान देना है तो वो खास तरह के मजामीन रखे। ठीक है, इसे क्लस्टरिंग कहते हैं। अभी फिलहाल सर जो एसी बंद तक करे सर।
ये ॾिसो नेट बंदि थी वई।